अस्सलामुअलैकुम जी फिर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव डिके लॉ है। एक्चुअली हमने जो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी को स्टार्ट हुआ है उसमें हमारे पास ये 10th रेडियो प्रॉपर्टी है जो कि रेडियो एक्टिव डिके लॉ है। तो इससे जो पिछले वीडियोज़ हैं इससे जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे उनकी जो लिंक्स होंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा सर, हमारे पास एलिमेंट कई का एटॉमिक नंबर किसी का 4 होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है। ओके, तो इसी तरह हमारे पास ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है, इसका ये लो एटॉमिक नंबर, ये हाई एटॉमिक नंबर, या उससे हाई एटॉमिक नंबर है। ओके, तो रेडियो एक्टिव लॉ या रेडियो एक्टिव डिके ये कहता है कि अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज़्यादा होगा तो मीन उसका जो डिके होगा वो भी ज़्यादा होगा। ये डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास n क्या है, n टोटल नंबर है, तो इसका जो डिके होगा वो dn/dt होगा। क्या होगा? dn/dt होगा। ओके, और जो मेरे पास ये dn/dt होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा इसी n के। ओके, तो जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करूँगा तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव लैम्डा n। ये जो मेरे पास ये लैम्डा क्या कांस्टेंट है, जो नेगेटिव शो करता है कि डिक्रीज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, कि जो मेरे पास n है, जो मेरे पास एटॉमिक नंबर है, ये क्या हो रहा है? विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। रेडियो एक्टिव डिके हमें यही कहता है ना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ साथ जो रेडियो एक्टिविटी का अमल हो रहा होता है, तो लिहाजा जो ये माइनस है उसी को शो कर रहा होता है। ओके, तो लिहाजा इसका जो डिके होगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि जितने एक मालिक्यूल में जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उतना ही उसका ज़्यादा डिके होगा। अब ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास डिके लॉ है। क्या है? ये मेरे पास डिके लॉ है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। और ये याद रखिएगा, ये मेरे पास डिफरेंशियल फॉर्म है डिके लॉ की। डिके लॉ की ये मेरे पास क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म है। और जो मेरे पास इधर लैम्डा है, इसको हम डिके कांस्टेंट कहते हैं, या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, या फिर इसको हम रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी कहते हैं। अब अगर इसके हम यूनिट की बात करें कि जो मेरे पास इसका यूनिट है वो क्या होगा जी? वो हमारे पास होगा 1/dt। देखें तो 1/s, तो -s होगा। यानी कि मेरे पास ये क्या है? नंबर है ना, तो नंबर का तो कोई भी ना यूनिट होता, तो सिर्फ हमारे पास t बच जाएगा। तो t का हमारे पास नीचे है तो ऊपर जाएगा, हमारे पास मान हो जाएगा। लिहाजा इसका जो हमारे पास यूनिट ये हो गया लैम्डा का। अब ये मेरे पास फर्स्ट फॉर्म थी, डिफरेंशियल फॉर्म। अब इसी को अगर हम सेकंड फॉर्म में यूं लिख सकते हैं, यानी कि इसको अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dn/n ये आ जाएगा हमारे पास। सॉरी, इधर आई थिंक गलती हो रही है जी। ये जब ये डी टी इधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये डी टी बन जाएगा। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास नेचुरल लॉग आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये मेरे पास क्या है? कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन का, ये हम पहले ही जानते हैं। तो ये मेरे पास क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये सिस्टम की या फिर इक्वेशन की इनिशियल कंडीशन को डिफाइन करता है। ओके, यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ देखें, एट टाइम इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास टाइम 0 था तब हमारे पास क्या था? ये जो मालिक्यूल था, जो सब्सटेंस था, वो वैसे का ही वैसा ही था। यानी कि यहाँ जो हमारे पास ये था जब टाइम हमारे पास 0 था। एट टाइम 0 कोई डिस्प्लेसमेंट या कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ सिस्टम ऐसा है कि एट टाइम इज इक्वल टू 0 आवर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। जो मेरे पास सब्सटेंस है वो मैक्सिमम है, जो मेरे पास मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। ओके, तो लिहाजा ये हम क्या कर सकते हैं कि जो मेरे पास ये वाली है जो इंटीग्रेशन है, ये इसकी सी की वैल्यू ये है, इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ। तो ऊपर पुट किया तो ये बन गया। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ln n नॉट इज इस तरह
एल एन एन ओवर एन नॉट है, ये है, और इसको मैं फिर इस तरह कर लिख सकता हूँ, एन नॉट है ई। अच्छा यहाँ याद रखिएगा ये दोनों एन सेम नहीं है, ये स्टार्टिंग वाला सब्सटेंस है जब टाइम ज़ीरो था, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जब टाइम गुजरने के साथ साथ चेंजिंग आ रही है सब्सटेंस से हमारे पास, उसको हम एन से शो कर रहे हैं। तो लिहाजा इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव डिके आ चुका है। ये कौन सी थी, डिफरेंशियल फॉर्म थी, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव डिके ला चुकी है। ओके, अब इसका जो ग्राफ होगा वो याद देखें, वो हमारे पास ग्राफ इस तरह बनेगा कि उल्ट बनेगा। क्या बनेगा, यानी कि देखें जो हमारे पास यहाँ था वाई एक्सिस में रेडियो एक्टिविटी है, और यहाँ क्या हमारे पास टाइम है। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा, यहाँ हमारे पास टाइम ज़ीरो था, टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इस तरह ग्राफ बनेगा, इसका ऐसे ग्राफ बनेगा। हालांकि देखा जाए जो मेरे पास ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है और ऐसे बनता है, या फिर ऐसे। ओके, लेकिन यहाँ उल्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ जब यहाँ एक्सपोनेंशियल आ जाएगा तो ग्राफ जो होगा अब स्ट्रेट जाने के बजाय ये ऐसे जाएगा, ये स्ट्रेट आने के बजाय ऐसे आएगा। ओके, तो अगर इसके हम इम्पोर्टेंस की बात करें, इसके यूजेस की बात करें, पर्पस की बात करें, तो जो रेडियो एक्टिव डिके है ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक लार्ज स्केल के लिए जो ह्यूमन एक्टिविटी है। ओके, यानी कि ये मेडिसिन से लेकर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है वहाँ तक इसका यूजेस हम करते हैं, और जो हमारे पास एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं। तो जो मेरे पास ये ला है ये किसने दिया था, रदरफोर्ड एंड सोडी, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये ला पेश किया था। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।